साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराजा जसवंतराव होलकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उससे मदद चाही थी। और इस मामले में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। साथियों, जनरल लेक का डर और जसवंतराव होलकर की आशाएं बेमानी नहीं थी कि वो महाराजा रणजीत सिंह की सहायता चाहता था। काबुल का बादशाह उस समय भारत पर हमला करने की धमकी अंग्रेज़ों को दे चुका था और महाराजा रणजीत सिंह तथा पंजाब के अन्य कई राजा कम से कम नाम के लिए काबुल के बादशाह के मातहत थे। किंतु रणजीत सिंह और दूसरे सिख राजाओं के साथ अंग्रेज़ों की गुप्त साजिशें पहले से जारी थी। पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि महाराजा रणजीत सिंह वीर किंतु अदूरदर्शी था और इसी कारण अधिकतर अंग्रेज़ों के हाथों में खेलता रहा। बल्कि मराठों का पतन और सिखों का अंग्रेज़ों को मदद देना, ये दो ही सिखों की राजनीतिक उन्नति के मुख्य कारण थे। उस समय अंग्रेज़ सिखों पर दो बातों के लिए सबसे अधिक जोर दे रहे थे। एक यह कि आप काबुल नरेश के साथ अपना संबंध तोड़ दें और दूसरा कि मराठों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी तरह की मदद न दें। अफगानिस्तान के अंदर कंपनी के लिए एजेंट सर जॉन मैल्कम की कोशिशों से उस समय भाई भाई में लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर भी यदि रणजीत सिंह निर्वासित जसवंतराव का साथ देने का साहस कर बैठता तो बहुत संभव है कि अंग्रेज़ों का सितारा व्यास के जल में सदा के लिए निमग्न हो जाता। किंतु रणजीत सिंह ने जसवंतराव का साथ देने के बजाय उसे अंग्रेज़ों के कहने के अनुसार यह सलाह दी कि आप अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर लें। साथियों, पंजाब में अभी तक यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि इस अवसर पर जसवंतराव ने महाराजा रणजीत सिंह को लांछना देते हुए कहा था कि यदि अपने एक विपत्तिग्रस्त अतिथि और देशवासी की और आपका यही धर्म है तो स्मरण रहे, मेरे कुल में राज कायम रह जाएगा, किंतु आपके कुल की सत्ता का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। यदि यह किंवदंती सच है तो जसवंतराव होलकर की यह भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई थी। अंत में एक विपक्षी राज से होकर आगे बढ़ना असंभव देख मजबूर होकर जसवंतराव को संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। 24 दिसंबर सन 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस की तय की हुई शर्तों पर अंग्रेज़ों और जसवंतराव होलकर के बीच संधि हो गई थी। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का वह सारा इलाका जिस पर अंग्रेज़ों ने हाल में कब्जा कर लिया था, जसवंतराव होलकर को वापस दे दिया गया और जसवंतराव को अपने पूरे राज का अनन्य और स्वाधीन नरेश स्वीकार कर लिया गया। यानी इस युद्ध से होलकर की स्वाधीनता या उसके राज के क्षेत्रफल में तनिक भी अंतर नहीं आया था। साथियों, इस तरह ले देकर दूसरे मराठा युद्ध का अंत हो गया था। इस युद्ध से मार्क्वेस वेलेस्ली का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था, यानी मराठों की सत्ता का अंत नहीं हो सका। सिवाय पेशवा के और कई मराठा नरेश सब्सिडियरी संधि के जाल में भी नहीं फंस सके। किंतु मराठों की ताकत को सदा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और पेशवा, सिंधिया तथा बरार के राजा, इन तीनों नरेशों के कुछ अत्यंत उपजाऊ इलाके उनसे सदा के लिए छिन गए। कूटनीति और भेद नीति में अंग्रेज़ों का पल्ला भारी रहा, किंतु वीरता और युद्ध कौशल में ये मराठों और दूसरे भारतीयों के मुकाबले में तुच्छ साबित हुए। यही दूसरे मराठा युद्ध का सार है। साथियों, दूसरे मराठा युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय नीतिज्ञ भारतीय स्वाधीनता के बढ़ते हुए क्षय और इस देश में अंग्रेजी राज की नींवों के दिन प्रतिदिन अधिकाधिक मजबूत होने को न रोक सके, जिसका एकमात्र कारण भारतीय नरेशों में एक दूसरे पर अविश्वास और भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भावों का अभाव था। फिर भी इस युद्ध के अंतिम दिनों में जसवंतराव होलकर और भरतपुर के राजा का व्यवहार अत्यंत सराहनीय और भारत के भविष्य की दृष्टि से गौरवान्वित और हितकर रहा था। युद्ध के शुरू में जसवंतराव होलकर की भूलें अत्यंत खेदजनक थी। यदि जसवंतराव होलकर अंग्रेज़ों के हाथों में खेलकर उनकी सहायता न करता तो अंग्रेज़ कदापि सब्सिडियरी संधि का जुआ पेशवा के कंधों पर न लाद सकते थे। उसके बाद भी यदि जसवंतराव मराठा मंडल के एक सदस्य की हैसियत से अपना कर्तव्य पूरा करता और अंग्रेज़ों के बहकावे में आकर सिंधिया और भोंसले की विपत्तियों की ओर से तटस्थ न बैठता तो अंग्रेज़ असाई, अरगांव और लसवाड़ी के मैदानों में सिंधिया और बरार के राजा को कभी परास्त नहीं कर पाते और न उनके इलाके छीन सकते थे। फिर भी इसके बाद ज्यों ही जसवंतराव ने अनुभव किया कि अंग्रेज़ मुझसे केवल अपना काम निकाल रहे थे और अंदर ही अंदर मेरी जड़ें खोदने की तैयारियां कर रहे थे, तो उसे अपनी भूलों पर सच्चा पश्चाताप हुआ था। उस समय से ही उसने अंग्रेज़ों के साथ जमकर युद्ध करने का संकल्प कर लिया था और यदि असाई, अरगांव और लसवाड़ी की विजयों के बाद जसवंतराव अंग्रेज़ों के मार्ग में न आया होता और लगातार 1 वर्ष से ऊपर तक उन पर हार न लाता तो मार्क्वेस वेलेस्ली और उनके साथियों के हौसले दुगने हो गए होते। राजपुताना और मध्य भारत की रियासतों को हड़पने के बहाने
ढूंढ लेना कुछ कठिन न होता। सिखों की ताकत उस समय इतने अधिक महत्व की थी ही नहीं। आयरिश सेनापति जॉर्ज थॉमस मार्क्विस वेलेस्ली को लिख चुका था कि पंजाब को कितनी सरलता से विजय करके अंग्रेजी राज में मिलाया जा सकता है। सारांश यह है कि फिर 2-4 वर्ष के अंदर ही हिंदुस्तान का सारा नक्शा अंग्रेजी राज में रंग लिया गया होता। अर्थात यदि जसवंतराव होलकर और भरतपुर का राजा दोनों वीरता के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला न करते तो भारत की लगभग 700 छोटी बड़ी देसी रियासतों में से शायद एक भी उस समय बाकी न बची होती। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रजा के साथ भी अंग्रेज़ों का व्यवहार फिर दूसरे ही ढंग का होता। संभव है कि जिस तरह अंग्रेज़ों और यूरोप निवासियों के दूसरे उपनिवेशों में देसी कौमों को मिटा देने का सफल प्रयत्न किए गए, उसी तरह भारत में भी किए जाते, किंतु ये सब केवल अनुमान है। इसमें संदेह नहीं कि वह समय राष्ट्र की किस्मत के एक खास पलटा खाने का समय था और जसवंतराव होलकर और भरतपुर के राजा के साहस ने उस समय भारतवासियों के दिलों में अंग्रेज़ों के जादू का असर बहुत दर्जे तक कम कर दिया था और अंग्रेज़ों के दिलों में भारतवासियों की एक खास इज्जत पैदा कर दी थी। निसंदेह जसवंतराव होलकर और भरतपुर के राजा के नाम भारतीय वीरों की उच्च श्रेणी में सदा अंकित रहेंगे। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।